ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। स्टूडेंट्स, अगर इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में कोई बाधा क्रिएट कर सकती है। इसी माइंडसेट के साथ आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल डिजिटल बुक पे, जहां पे हम क्लास 10 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले 2 वीडियोज में हमने चैप्टर के मेन जो बेसिक आइडियाज हैं उनकी डिस्कशन की है। ठीक है, इस वीडियो में चैप्टर का अलग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये एक मेन टॉपिक है, इसके 4 सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम अलग अलग वीडियोज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अप टू मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। नेशन स्टेट के बारे में हमने पहले भी बात किया था, आज इसको समझ ही लेते हैं कि नेशन स्टेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में किसी भी तरीके का नेशन स्टेट्स का एग्जिस्टेंस नहीं था। आपको स्क्रीन पे 2 मैप दिख रहे होंगे, उन मैप्स को ध्यान से देखिए। एक मैप है आपको 18th सेंचुरी का यूरोप और दूसरा मैप है आपको आज का प्रेजेंट डे का यूरोप। उन दोनों मैप को कंपेयर कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो 18th सेंचुरी का मैप आपको दिख रहा होगा यूरोप का, उसमें बड़े बड़े एम्पायर्स दिख रहे होंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा हैब्सबर्ग एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। ठीक है, उन्हीं जो एरियाज है उनको आप कंपेयर कीजिए नए जो आज का यूरोप है उस यूरोप के साथ, और वहां पे देखिए कि उन एम्पायर के अंदर अब कई छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। यही क्या है, ये नेशन स्टेट है। क्यों है नेशन स्टेट? क्योंकि एक इनकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी है, उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, उनका एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, एक तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरीके की कल्चर है। ठीक है, एक तरीके का कानून है। इन सबसे उनकी आइडेंटिटी हो रही है, इसलिए ये नेशन स्टेट्स हैं। और 18th सेंचुरी में ऐसी चीजें नहीं थी। वो जो ओटोमन एम्पायर दिख रहा होगा, वो हैब्सबर्ग एम्पायर दिख रहा होगा, वहां पे उस बड़े से एरिया के अंदर भी छोटे छोटे किंगडम्स थे जिनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी और वो एक सही आइडेंटिटी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो नेशन स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मेनी प्रेजेंट डे कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड were divided into kingdoms, duchies, cantons, where rulers had their autonomous territories। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप देखिए वहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर है या फिर ओटोमन एम्पायर है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उस बड़े से एम्पायर में छोटे छोटे किंगडम से छोटे छोटे मतलब एक सब डिविजनल गवर्नमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि उस तरीके की गवर्नेंस है और वो अपने आप में ऑटोनोमस है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उनकी जवाबदेही किसी दूसरे के प्रति नहीं है या उनके मैटर में कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक सिस्टम था और इस सिस्टम में लोगों की एक जो कॉमननेस है, कॉमन आइडेंटिटी है, कल्चर है, वो चीजें वैसा एक सेंस डेवलप नहीं हुआ था। इसलिए वहां पे मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में किसी भी तरीके का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, इन दिस टेरिटरीज लिव डाइवर्सली। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये इसको हम मान लेते हैं यूरोप है और
ये जो एरिया है ये आपको ईस्टर्न रीजन हो गया, ये सेंट्रल रीजन हो गया और वेस्टर्न रीजन। तो ये जो एरिया है यहाँ पे किस तरीके के रूल थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है। और इन एरियाज में डाइवर्स पीपल रहते थे। डाइवर्स पीपल का मतलब है कि सबके अपने अपने कल्चर, मतलब खाने, रहने, पहनने, सब चीज के बोलने, सब चीज का ढंग अलग अलग है। ये इन सारी चीजों में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम क्या बात कर चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनलिज्म में पहले ही वीडियो में, कि एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन बाउंड्री होनी चाहिए, कॉमन पास्ट होना चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए नेशनलिज्म के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्या हो रही है, अभी मिड 18th सेंचुरी में अब्सेंट नजर आ रही है। ना ही लोगों की कॉमन कल्चर, ना ही लोगों की कॉमन आइडेंटिटी है, ना ही लोगों की एक कॉमन बाउंड्री है, ठीक है। तो और ना ही एक कॉमन गोल है कि हमें जाना कहाँ है, क्या चीजें अचीव करनी है। ये सारी चीजें अब्सेंट थी, मतलब जो नेशनलिज्म के कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अब्सेंट नजर आ रहे हैं। Did not see themselves as a sharing a collective identity or a common culture, ठीक है। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी कब होगी, तब होगी जब उनके पास कॉमन कल्चर होगा, कॉमन पास्ट होगा, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। मतलब क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज अलग अलग बोलना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में आज नेशनल स्टेट्स है, उसके बाद भी हम अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन हमारा नेशनल लैंग्वेज एक ही है, ठीक है। और उस लैंग्वेज से हमारी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है कि हम पंजाबी बोलते हैं या हम भोजपुरी बोलते हैं या हम मराठी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी रीजनल लेवल पे आइडेंटिटी है, लेकिन जैसे ही एक नेशन की बात करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी एक कॉमन लैंग्वेज के साथ होगी, हमारी आइडेंटिटी एक कॉमन नेशनल सिंबल के साथ होगी, हमारी कॉमन आइडेंटिटी एक नेशनल फ्लैग के साथ होगी, हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी होगी एक कॉमन गवर्नमेंट की जो सिस्टम है डेमोक्रेसी से है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम नेशन स्टेट है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग थे। एथनिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक मतलब बाकी जो कल्चर है या बाकी लोगों के जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, ठीक है, और उनकी एक खास डिस्टिंक्ट कल्चर होती है, इसको हम एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। तो यहाँ पे इस पूरे 3-4 पॉइंट्स में हम क्या देखते हैं कि लोगों के अंदर कोई कॉमननेस, कोई कॉमन आइडेंटिटी, ये सब चीजें नहीं थी। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इसके बाद के पॉइंट में। तो अगले पॉइंट में अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें, इट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जो रीजन है, ये जो पूरा एरिया है, इस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था, एंड इट वाज पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, ठीक है। मतलब एक ये जो एम्पायर था पूरी खिचड़ी की तरह था कि कई डाइवर्स लोगों, कई रीजन अरेंज फॉर्म में नहीं था ये कि किस तरीके की गवर्नेंस होगी, क्या मतलब कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी, ये सब चीजें वहां पे नहीं थी। कौन सा रीजन आगे का? इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन, ठीक है। अल्पाइन रीजन किन रीजन को कहते हैं? जो पूरा एरिया है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, इन पूरे एरिया को कंबाइंडली हम कहते हैं अल्पाइन रीजन। तो इस हैब्सबर्ग एम्पायर में ये रीजन्स भी आते थे, अल्पाइन रीजन आते थे, जिसमें टेरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, बोहेमिया और ये सारे रीजन्स भी इस एम्पायर के अंदर आते थे। और हियर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थी, यहाँ पे जो गवर्नेंस थी, किस तरीके की थी? जो सोसाइटी के रिच जो पावरफुल लोग थे,
का मतलब सिस्टम चलता था, और उस सिस्टम में क्या था, ज्यादातर लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल। Also included Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia, ठीक है, मतलब इस रीजन में कुछ और कौन से लोग आते थे, इटालियन, जो इटालियन बोलते थे वो आते थे, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया के कुछ रीजन आते थे, ठीक है। तो ये एक पूरा जो रीजन था ये हाब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली हंगरी की बात करें तो हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar, अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में आधे से मतलब जो आधे लोग थे वो एक लैंग्वेज बोलते थे magyar, और बाकी जो आधे लोग थे वो दूसरे कई अलग तरीके के डायलेक्ट्स बोलते थे। तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो एक एम्पायर था वहां पे डिफरेंट जो डाइवर्सिटी थी लोगों की, इस वजह से एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीजें एब्सेंट अभी 18वीं सेंचुरी में यूरोप में हमें नजर आती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इन गैलिसिया अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिसिया में जो अरिस्टोक्रेसी मतलब जो पावरफुल लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पॉलिश। पीछे हम लोग देख चुके हैं, जर्मन लैंग्वेज डोमिनेटेड था, फिर आपको magyar डोमिनेटेड था। इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर आल्सो लिव्ड पीजेंट्स, ठीक है, बोहेमियन एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्दर्न साइड में कौन से एथनिक ग्रुप्स थे, बोहेमियन थे, स्लोवाक्स थे। स्लोवेनिक इन कार्नियोला, क्रोटास to the south and Romans to the east in Transylvania। मतलब ये अलग अलग रीजन में अलग अलग एथनिक ग्रुप से किस तरीके की डाइवर्सिटी है पूरे एम्पायर में, ये चीज नजर आती है हमें यहाँ पे। These differences did not easily promote a sense of political unity, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी हमें नजर आ रही है, इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या है कि कोई पॉलिटिकल यूनिट हमें दिखाई नहीं दे रही, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है कि लोगों के पास एक मतलब कॉमन पॉलिटिकल राइट्स हो, गवर्नमेंट चूज करने का, इलेक्ट करने का, या किस तरीके की गवर्नमेंट होगी ये डिसाइड करने का, किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम देश में लेके चलना है, उस रीजन में लेके चलना है। ये सारी चीजें एक कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो चीजें हमें नजर नहीं आती है। अब ओनली बाइंडिंग फोर्स फॉर दिस डाइवर्स ग्रुप वाज एलिगेंस टू द एम्परर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और फैक्ट है कि यहाँ पे देखिए इतना जो डाइवर्स ग्रुप है, इस डाइवर्स ग्रुप की वजह से क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी हमें नजर नहीं आती है, और इन सभी लोगों को डिफरेंसेस तो है, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन फिर भी एक रीजन में रह रहे हैं लेकिन क्या है, जबरदस्ती रह रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक तरीके की आइडेंटिटी नहीं है, कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। और एक जो सिंपल कॉमन सी बात है वो क्या है कि उनका जो वफादारी है, उनका एक जो मतलब जबरदस्ती का अटैचमेंट, अपना वफादारी जो दिखाना है वो किसको दिखाना है, एम्परर को, ठीक है। एम्परर आपके हित के लिए काम करे या नहीं करे, मतलब आपको ये मानना है कि वो आपका एम्परर है, ठीक है। तो ये एक बाइंडिंग फोर्स था, इसके अलावा और भी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि इतने डाइवर्स ग्रुप को एक साथ एक कॉमन आइडेंटिटी दे सके, कॉमन लैंग्वेज दे सके, कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सके। तो अब बात यहाँ पे आप ये आती है कि हम देख रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और यदि हमने बताया कि नेशनलिज्म इमर्ज हो रही थी यूरोप में, तो नेशनलिज्म और ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट यूरोप में इमर्ज तो हो रहा था। सवाल ये उठता है कि इतने डाइवर्सिटी के बीच ये इमर्जेंस किस तरीके से होगा, क्यों हुआ, ठीक है। इन्हीं चीजों के बारे में अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या वो सिचुएशन थी कि धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन बनने लगे जिससे लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी की तरफ वो ले गए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में,
और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द मिले। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।